अच्छा, हाँ भाई, सेंटर ऑफ मास। यहां से थोड़ा सा फिजिक्स अपना स्तर चेंज करेंगे। हाँ, बहुत छोटे छोटे, बहुत ध्यान देने वाली बातें, बहुत प्यार मोहब्बत से सुनने वाला टॉपिक। जितना अटेंशन, जितना फोकस के साथ लेक्चर सुनेंगे, उतना ज्यादा दिमाग में सेट होगा। ठीक है ना? और जो भी आपके जरूरत की चीज लगे, जो भी लाइन, मेरी बोली हुई एक भी लाइन अगर आपको लगे कि आपको नहीं पता थी, तो उसको तुरंत खट से अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। अरे कर लीजिएगा ना? यस सर। चलिए चलिए भैया, आइए शुरू करते हैं। सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास जानते हैं क्या होता है? अब मित्र एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस यार। वैसे ही अपन सुधांशु सर 10 बजे छोड़े हैं ना शायद, 10:05 पे छोड़े हैं वही तो ऑलरेडी हम लेट है। और यहां से लेकर 12 बजे तक एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस में पढ़ेंगे, जबरदस्त। ठीक है ना? बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक बात। आज का लेक्चर पूरा बेस सेट करेगा आने वाले पूरे सेंटर ऑफ मास के लिए। ठीक है, तो शुरू किया जाए। चलो बाबू, ध्यान देना। बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण चैप्टर है, कुछ खास बात नहीं है, बस सुनना अच्छे से। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? क्या लगता है आपको सर? मास का सेंटर, मास का सेंटर ऐसा पॉइंट जहां पर हमको ऐसा लगे कि बॉडी का टोटल मास लग रहा है, कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना? तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन जब लिखी जाती है तो लिखा जाता है अ पॉइंट, हाँ लिखेंगे, साथ में लिखेंगे, मेरे साथ लिखेंगे, इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी at which the total mass of the body is assumed to be concentrated. उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। किसी भी बॉडी पर, बॉडी के ऊपर या बॉडी से बाहर लाई करने वाला वो पॉइंट जहां पर हमको लगे कि बॉडी का टोटल वेट कंसेंट्रेट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। पिज्जा जानते हो? खिला रहे हैं? हाँ, खा लो। स्वामी तो पिज्जा खिला रहे हैं, मुझे भी बुला लेना यार। किसका? प्रियांशु का बर्थडे था? अच्छा, कोई बात नहीं। देखना मित्र, पिज्जा स्लाइस पे सेंटर ऑफ मास कहीं अलाई करेगा? बॉडी, वहां मास है कि नहीं है बॉडी का? अरे बॉडी के पार्टिकल्स है ना? है। तो भैया ये क्या हो गया? इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। या बताओ, अगर ये वायर फ्रेम है एक, तो यहां पे कोई बॉडी है? यहां पे कोई पार्टिकल है? नहीं, ये तो खाली जगह होगा ना भाई। तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर लाई करेगा। यहां जो कंडीशन है, ये कंडीशन है आउटसाइड द बॉडी की, और ये कंडीशन है इनसाइड द बॉडी। ये बात हो गई इनसाइड द बॉडी, और ये बात हो गया आउटसाइड द बॉडी। अच्छा, दूसरी बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी शब्द आपने सुना है? क्या होता है? सेम ही तो है। अरे सेम ही तो है कि अलग अलग है? बोलो बोलो बोलो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग है क्या इससे, सेंटर ऑफ मास से? क्या बोलिएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी में? डेफिनेशन आप खुद लिखेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या लिखेगा? सेंटर ऑफ मास क्या है? अ पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी एट विच द टोटल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड। यहां क्या हो जाएगा मास की जगह? वेट। क्या हो जाएगा? वेट। लिखो, नोट करो, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन लिखो। अ पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी, बस सब कुछ सेम रहेगा,
बस मास की जगह क्या हो जाएगा, वेट, सब कुछ एज इट इज सेम। हो गया भाई, लिख लिए, डेफिनेशन लिख लिए। दोनों सेम ही चीज है क्या कि अलग अलग है? अलग अलग है। ये बताओ, यहां पे मास है, तो जहां मास है वही तो mg लिख रहे हो, तो वही तो सेंटर ऑफ मास है, वही तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अरे है कि नहीं है? जहां मास कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, क्या वही वेट कॉन्सेंट्रेट करेगा? तो दोनों को अलग अलग काहे पड़ रहे हैं? जहां मास कॉन्सेंट्रेट कर रहा है वही वेट कंसेंट्रेट करेगा, तो दोनों को अलग अलग क्यों पड़ रहे हैं? सोचो 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 सोचो। जैसे मान लो ये बॉटल है अपने पास, अरे है ना, अरे ये बॉटल है ना भाई, ये देखो, जहां पर इसका मास कॉन्सेंट्रेट कर रहा है जिस जगह पर, वही mg आता है। अरे बात समझ रहे हैं? जैसे रॉड समझते हैं, रॉड का मास m, मान लीजिए एक यूनिफॉर्म रॉड है, उसका मास कितना है, m। अगर आपको एक हाथ से उस रॉड को उठाना है तो कहां से उठाएंगे? बीच में से। बीच में से क्यों? क्यों? क्योंकि उसका मास वहां कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, या वेट, या दोनों? मास वेट या दोनों? क्लैरिटी समझ पा रहे हैं? मास भी कर रहा है, वेट भी कर रहा है। अरे क्लैरिटी है ना? यस सर। तो मास जहां है वही mg लग रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लीजिए ये पेन है, क्लैरिटी है, अगर हमको इसको उठाना है और ये टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, सीधा उठाना है, तो क्या इसके सेंटर ऑफ मास से उठाना पड़ेगा? जितना वेट इसका नीचे लग रहा होगा इतना ही फोर्स क्या हमको ऊपर लगाना पड़ेगा, तभी तो उठेगा, अदरवाइज उठने वाला नहीं। अच्छा सोचो, ये ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, सब ध्यान से देखना, ऐसे रखा है, सेम उतना ही फोर्स अगर मैं यहां लगाऊं तो, अरे उठ तो रहा है, लेकिन क्या पूरी बॉडी उठ रही है? नहीं। तो कैसा इफेक्ट आ रहा है? रोटेशनल। कैसा इफेक्ट आ रहा है? रोटेशन। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट याद है? थोड़ा थोड़ा रोटेशन का कॉन्सेप्ट याद रहेगा? यस सर। देखिएगा यहां पर क्या है कि 99% केसेस में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही जगह लाई करते हैं। अब इसको आप ले लो, इस पेन को ले लो, चाहे यहां रख दो चाहे मून पे रख दो, सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज होने वाला नहीं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगी? नहीं होगी। दिमाग खपाओ बाबू। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? वेट है ना। सुनो तो, समझ रहे हो ना? अच्छा सोचो, यहां पर इसका वेट है mg, कितना है? कितना है? इसी को मैं मून पे ले जाऊं तो mg रहेगा या बदल जाएगा? क्या बदला? जी ना, जी का डायरेक्शन की मैग्नीट्यूड। अरे भाई धरती मैया भी जी कहां लगा रही थी? नीचे। मून पे भी कहां लग रहा है? डायरेक्शन में कोई चेंज हुआ? पल्ले बढ़ रहा है। तो इस रॉड को चाहे यहां रख लीजिए चाहे मून पे रख लीजिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कोई चेंज होने वाला? तो चेंज कब होगा? अरे भाई ग्रेविटी तो यूनिफॉर्म है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पूछा जा रहा है, हम बात कर रहे हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का, किस जगह लगेगा। सेंटर ऑफ मास में जगह डिफाइन हो रही है कि नहीं? हम क्या मान रहे हैं? वो जगह जहां पर बॉडी का टोटल मास कॉन्सेंट्रेट करेगा उसको क्या बोल रहे हैं? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? जहां पर बॉडी का टोटल वेट कंसेंट्रेट करेगा उसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हमको तो दिख रहा है भाई, इसमें जहां सेंटर ऑफ मास है वहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मान लो एक सीढ़ी ले दी जाए, बांस वाली सीढ़ी देखे हो ना, तो बेस जो होता है वो थोड़ा मोटा होता है और आगे का हिस्सा पतला होता है, और एक जन को किसी को उठाना है तो जिधर भारी होता है उधर से उठाते हैं तो उठ जाती है आराम से। अब मान लीजिए पतले वाले साइड से उठाएंगे तो क्या पूरी सीढ़ी कभी उठ पाएगी? नहीं, नहीं उठ पाएगी ना। क्यों उठी? क्योंकि जहां उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी था आपने फोर्स वहीं पर लगाया। क्लैरिटी है ना? तो सर हर जगह सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो सेम ही जा रहा है, तो दोनों को अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं? तो अलग अलग पढ़ने का कारण है वो समझिए। कारण क्या है कि अगर हम ऐसी कोई बॉडी ले लें,
मान लो हम कहे कि हमने एक ऐसे रॉड ले ली और हम कह रहे हैं कि ये रॉड जो है ना, इसका साइज, लेंथ ऑफ द रॉड, लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड जो है ना इज वेरी लार्ज। अरे बात समझ रहे हैं? वेरी लार्ज ऐसे लिख दिया गया, साइज ऑफ रॉड इज इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ। अरे बात समझ पा रहे हैं? अब इस रॉड का जो साइज हो गया ना, वो धरती मैया के रेडियस के कंपैरिजन में चला गया। मतलब 6400 किलोमीटर का रेडियस है, तो ये 500-600 किलोमीटर की रॉड है। बात समझ पा रहे हैं ना? तो सुनिएगा क्या होगा। क्या जो ग्रेविटी यहां पर होगी वही ग्रेविटी यहां पर होगी कि अलग होगी? अरे अलग होगी ना, होगी कि नहीं होगी? समझ पा रहे हैं? जब एक ही रॉड के ऊपर, एक ही बॉडी के ऊपर अलग अलग पॉइंट पर ग्रेविटी अलग अलग हो जाए तो सेंटर ऑफ मास अलग होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग होता है। दिस इज द ओनली कंडीशन। अरे पल्ले पड़ा? जैसे ये बहुत छोटा था कि नहीं था? था ना? चाहे आप यहां रखो, चाहे आप मून पे रखो, क्या इस रॉड की साइज पर कभी ग्रेविटी वेरी करेगी? यहां जी है तो यहां भी। अरे क्लैरिटी है ना भाई? मून पे ले गए तो मून की ग्रेविटी यहां जी डैश है, तो यहां भी कितनी है? जी डैश। क्या थ्रू आउट ग्रेविटी सेम है? तो जो सेंटर ऑफ मास वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अरे पल्ले पड़ा? उड़ा? उड़ा नहीं क्या? एक ही बॉडी है, अगर उस पे एक जगह ग्रेविटी अलग है और दूसरी जगह ग्रेविटी अलग है, अगर ग्रेविटी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर एक ही बॉडी पर डिफरेंट डिफरेंट हो गई तो सेंटर ऑफ मास अलग होगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग होगा। इतना ही जानना है हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। छोटा सा कंसेप्चुअल एक सवाल कभी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोथ आर सेम, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। कब तक सेम होंगे? जब तक ऑब्जेक्ट कैसा होगा? स्मॉल। ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। नेता पीछे वाला लिख ले हो ना, साथ में पेन चलाओ। सेंटर ऑफ मास बराबर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी if the object is, if the size of the object is point in size as compared to radius of earth। दूसरा, साथ में लिखेंगे? मैं बोल बोल के लिखूं? हाँ, पहला लाइन लिख लिए, सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी इफ बोर्ड पे मत देखो, टाइम वेस्ट होगा। इफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज पॉइंट इन साइज एज कंपेयर टू, if the size of the object is point in size as compared to radius of earth। फिर दूसरा लिखना, सीओजी समझ जाओगे ना? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास is not equal to center of gravity if the size of the object is very large such that gravity varies from one position to another position on the same object। ग्रेविटी के वेरी करने से सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग हो रही है या बॉडी के ऊपर ग्रेविटी वेरी करने से? अब इस पेन को मैं यहां से उठा के माउंट एवरेस्ट पे लेके चला जाऊं, क्या सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदल जाएगा? इस पेन को मैं यहां से उठा के 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर ऊपर लेके चला जाऊं तो क्या सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग हो जाएंगे?
नहीं होने वाले हैं। क्या जो जो ग्रेविटी यहां होगी वही यहां होगी? अरे होगी ना। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी तभी बदलेंगे जब जब इसका साइज ऐसा हो कि इसके एक एंड पे ग्रेविटी अलग है और दूसरे एंड पे ग्रेविटी अलग है। अरे पूछ पा रहे हैं नेता लोग पीछे? अब भैया बात समझ आ रहा है? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? विद्या कसम है मित्र, विद्या बालन की कसम। वो कहां मरेगी? अरे ऐसे मर रहे होते लोग तब तो हम तो अब कब कब का खत्म हो चुके होते हैं। नहीं, मर जाए मास्टर है। अरे चले भैया आगे बढ़ा जाए। कुछ कठिन लगा? क्या सेंटर ऑफ मास कभी चेंज होगा? सेंटर ऑफ मास चेंज होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मास चेंज नहीं होगा। मास का कहा जी? फ्रॉम, हाँ वन है भैया, ई भूल गए। दीदी थैंक यू। ओह क्या बात है। ए भैया ये सुनो, बहुत साधारण लेक्चर है, बहुत ध्यान से सुनना। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज होता है कि नहीं होता? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अरे चेंज होता है। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज। अरे क्लैरिटी है क्या? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदल सकता है? अरे बदल सकता है। कैसे बदलेगा? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन बी changed by changing size of the ऑब्जेक्ट। अरे क्लैरिटी है? जैसे एक रॉड ले लीजिए, रॉड का लेंथ है एल है, रॉड का लेंथ कितना है एल, उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा कहां होगा? L/2, L/2। अरे क्लैरिटी है? लेकिन उसी एल लेंथ की रॉड को अगर बहुत बड़ा कर दें तो सेंटर ऑफ मास तब भी कहां रहेगा? L/2। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही रहेगी कि बदल जाएगी? बदल जाएगी। अब ये मत पूछना कहां आ जाएगी सर, वो ग्रेविटेशन में बताऊंगा। तब भी बदल जाएगी बाबू। हाँ, तो अभी हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड की बात कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास निकालना सिखाएंगे, टेंशन मतलब। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सबका सेंटर ऑफ मास निकालना सीखेंगे। पहले अभी जितना कह रहा हूं बस उतनी बात सुनो। एक रॉड है, एक रॉड है एल लेंथ की, तो मतलब उसका अभी हम कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे लाई कर रहा है। तो ये अंडरस्टूड है कि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? यूनिफॉर्म। कैसा है? भाई भजन नहीं सुनना है, बोल बोल के पढ़ना है। उससे मुझे पता चलेगा कि मेरी बात तुम्हारे तक पहुंची या नहीं पहुंची, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो थोड़ा पेस मेंटेन होता है, ठीक है ना? तो पढ़ेंगे ना? यस सर, चलिए। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास क्या दोनों एक ही जगह पर लाई करेंगे? कब? जब ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा होगा। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों सेम जगह पर होंगे। अगर ऑब्जेक्ट का साइज इतना बड़ा हो जाए कि एक एंड पे ग्रेविटी अलग है और दूसरे एंड पे ग्रेविटी अलग है, तो सेंटर ऑफ मास अलग होगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास कभी भी अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। अगर एल लेंथ की कोई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड है तो सेंटर ऑफ मास L/2 पर लगेगा। अरे नहीं आ रहा है? बात समझ रहे हैं? लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी L/2 पर हो ये जरूरी। अगर रॉड छोटी होगी तो कहां होगा? L/2 पर। अगर बड़ी हो गई तो क्या बदल जाएगा? कॉमन सेंस वाली बात समझ आती है? यस, बढ़िया। चलो नोट कर लो इसको, हो गया ये? अरे हो गया? हाँ, साथ साथ में चलेंगे एकदम, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अब इसके बाद मुद्दे वाली बात है कि सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे हैं। तो एक फॉर्मूला जो आपको याद करना है, ये कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, सुनना साथ में बनाते रहो। अभी एकदम आसान लेक्चर चल रहा है, जब सुनने वाला लेक्चर आएगा तो मैं बताऊंगा कि कहां रुक जाना है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ये कोई बॉडी है हमारी जो एन पार्टिकल से मिलकर बनी है। कितने पार्टिकल से? एन पार्टिकल से। ये पार्टिकल हो गया हमारा M1, ये पार्टिकल हो गया M2, ये पार्टिकल हो गया M3 और ये पार्टिकल हो गया Mn। और सबके पोजीशन वेक्टर को मार्क करना शुरू कर। ये क्या सबके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो यार? अरे हाँ ना तो जवाब दे दो।
R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर, Rn वेक्टर। पहले वाले का कोऑर्डिनेट हमने लिख लिया x1 y1 z1, दूसरे वाले का x2 y2 z2, तीसरे वाले का x3 y3 z3 और n वाले का xn yn और zn। साधारण भाषा में तो हमने अपनी इच्छा अनुसार मान लिया, क्या मान लिया कि इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर होगा, अपनी मर्जी से। और सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट था ना मित्र, उसको हमने एक सीधी लाइन खींच के ऐसे मेंशन कर दिया कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये है हमारा आरसी वेक्टर और इसके कोऑर्डिनेट है एक्ससी, वाईसी एंड जेडसी। बहुत सिंपल कहानी है, ये आरसी वेक्टर है। क्लियर? ड्रॉ कर लो, डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर उसके बाद पॉज ले लेना एक। ये कोई बॉडी था जो एन पार्टिकल सिस्टम से मिलकर बना था, 1 2 3 और ये एनवा पार्टिकल है। एक फॉर्मूला पूरे सेंटर ऑफ मास में जो आज आपको याद करना है, दैट्स इट। और बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है, याद हो जाएगा। इसके अलावा सारे फॉर्मूले इसी से निकल के आएंगे पूरे सेंटर ऑफ मास में। चले बच्चा आगे बढ़ा दें, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। आज शाम को 5 बजे से 8 बजे तक आई एम अवेलेबल हियर। किसको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी पढ़ना हो, एक आध टॉपिक अगर पढ़ना हो तो ला सकते हो, मैं बता सकता हूँ। WEPN सर्कुलर का, सर्कुलर की शीट दे दी थी। हाँ, मतलब मॉड्यूल लगाने के बाद अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो वो 50 क्वेश्चंस लगा लेना। 60 क्वेश्चंस है, 52 क्वेश्चंस है शायद, 52। हाँ, वो क्वेश्चंस लगा लेना, उससे तुम्हारा ठीक ठाक कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। ठीक है ना? और तो ठीक है, इतना ही है, और क्या, ज्यादा कुछ है नहीं। बस थोड़ा ध्यान से बनाना सवाल बस ध्यान से बनाना। मॉड्यूल के क्वेश्चन में जैसे डिस्टेंस का दे रखा हो और तुमसे एक्सलरेशन पूछे तो डीवी बाई डी टी, डीए बाई डी टी करके आंसर मत निकाल देना। एक्सलरेशन 2 होता है सर्कुलर मोशन में, कौन कौन सा? रेडियल और टेंजेंशियल। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या देता है? टेंजेंशियल। क्या देता है? टेंजेंशियल। अगर लेक्चर ध्यान से सुने रहोगे ना मित्र और नोट्स ठीक ठाक बनाए रहोगे, अपने मॉड्यूल की इतनी औकात नहीं है कि कोई लॉजिकल क्वेश्चन तुमको फंसा दे। बहुत रेयर चांस है कि फंसेगा। बात समझ रहे हो? एक आध सवाल आ गया तो आ गया आउट ऑफ द लीक, बट अदरवाइज सफिशियंट एनफ, मोर देन सफिशियंट। चलो अब यहां ध्यान से सुनो भैया। एक फॉर्मूला जो हमको रटना है वो है आरसी वेक्टर बराबर m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस डॉट 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 mn rn वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन mn। अरे पल्ले पड़ा? यस सर। अरे क्लियर है भैया? यहां तक कहानी समझ आ रही है? चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। ये बताइए क्या आई वेक्टर में जे वेक्टर ऐड होगा? 2i कैप प्लस 3j कैप को जोड़ के क्या 5 लिख सकते हैं? आई में जुड़ेगा, जे में जुड़ेगा और के में जुड़ेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बताइए अगर आपको बुरा ना लगे तो r1 वेक्टर बराबर हम क्या लिख सकते हैं? बोलो बोलो बोलो। x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। अब बोल के पढ़ा करो यार। प्लस z1 के कैप। मानता हूं आसान है लेकिन फिर भी बोलो। अरे क्लियर है ना? यस सर। r2 वेक्टर क्या लिखोगे बच्चा? क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। सो ऑन rn क्या लिखा जाएगा? क्या लिखेगा? xn आई कैप प्लस yn जे कैप प्लस zn के कैप। अच्छा, आरसी वेक्टर क्या लिखोगे? सेंटर ऑफ मास वाला वेक्टर। कोऑर्डिनेट क्या है? xc आई कैप प्लस yc जे कैप प्लस zc के कैप। अरे क्लियर है? अब सुनिएगा ध्यान से। R1 की जगह अगर आप लिखेंगे x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और R2 की जगह क्या लिखेंगे? x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। क्या m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस mn xn आई एक जगह इकट्ठा होगा? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस mn xn सब आई एक जगह जुड़ेगा। सब j
एक जगह और सबके एक जगह। तो हमने कहा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और ऐसे लिखते हैं कि एक्सी वेक्टर बराबर, सिंपल, एक्सी बराबर क्या, m1 x1 प्लस m2 x2 एंड सो ऑन, mn xn अपॉन, अपॉन बोल लो भैया, बोल लो भैया, पैसा नहीं लग रहा है, m1 प्लस m2 प्लस mn। अच्छा बाबू, yc वेक्टर लिख सकते हो, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस mn yn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn। कोई कठिन बात, अरे कुछ ज्यादा टफ लग रहा है क्या, नो सर। क्या ऐसे zc लिख सकते हो, लिखो खुद से लिखो, चलो शुरू हो जाओ। खूब पेन चलाओ। मतलब आज का लेक्चर तो बहुत स्मूथ, बहुत साफ सुथरा लेक्चर है, आज तो कोई डाउट नहीं आएगा, लेकिन कल के लेक्चर से डाउट आएगा थोड़ा, आप लोगों को परेशानी होगी अगर आपको रिलेटिव मोशन नहीं आ रहा होगा तो। रिलेटिव मोशन आता है, हाँ ठीक है। अगर नहीं आता होगा तो थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगा, उस दिक्कत को एलिमिनेट करने का बस एकमात्र तरीका है कि रोज सवाल बनाना है, रोज सवाल बनाइएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। देखो अब कॉपी उठा रहे नहीं, अब लिखेंगे मास्टर। अभी तक तो हम प्रवचन सुन रहे थे, अरे गधा काहे अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो बे, बेवकूफ आदमी। चल भाई शुरू हो जा, और कल अगर टी शर्ट में नहीं दिखे तो बहु मां मारूंगा, जान लेना तुम, खाली बेइज्जती कराते हो बस। क्या नेता लिखो, अभी शुरू करो तो लिखना, बदमाशी है, तो अवेयरनेस का कोई लेवल ही नहीं है, खच्चर गए का। ये भी ना, ये लिख तो रहा हूँ। अच्छा थ्योरी एक भी नहीं लिखा, बहुत बढ़िया, गुड जॉब यार, लिख यार, नोट्स अच्छी बना यार। तो दोनों आए साथ में, वो लिख लिया, तुम नहीं लिख पाए, ठीक है नेता ठीक है। तुम्हारे जीवन में कैसे सुधार आएगा, हाँ, पहले जहां बैठो स्थान चेंज करो। हाँ आओ उठो वहां से, आगे आओ, चलो वहां चल, वहां चल, उधर बैठ। हाँ क्योंकि ग्रेविटी बदल जा रही है, जी एक जगह अलग है, दूसरी जगह अलग है, पूरी बॉडी पर जी यूनिफॉर्म नहीं है। हाँ क्यों, क्यों यूनिफॉर्म नहीं है, ये अब वो तो कुदरत का करिश्मा है, ऊपर कम हो जाता है, जब हम जैसे जैसे हाइट पे ऊपर चढ़ते हैं जी की वैल्यू घट जाती है। कहां हो जाएगा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, वो ग्रेविटेशन में एक आध सवाल में बता देंगे, पढ़ो। है भैया चलें, हाँ इधर ही रहो। एक्चुअली तुम बैठते हो वहां, देखना होता है यहाँ, गर्दन घूम जाती तुम्हारी कहीं और, देख रहा हूं मैं कंसिस्टेंटली, सुधर जाओ ना, चश्मा आंख के अंदर कर देंगे तुम्हारे। और और अगर अगर यहां बैठ के अगर गर्दन घूमी तो बेटा बाल पकड़ के सीधे बोर्ड के अंदर, तैयार रहना। ए भैया ए सुनो 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 सुनो, अरे भाई वाईसी जेडसी लिख लिए हो, क्या लिखे हो, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस mn yn डिवाइडेड बाई प्लस m2 प्लस mn। अरे टाइम पास चीज है यार, कोई कठिन बात नहीं। अच्छा सुनो, ऐसे जेडसी लिख सकते हो। अच्छा ए भैया लाल इधर ध्यान दो, अगर हम कहें सबका मास बराबर m1 बराबर m2 बराबर mn बराबर m, xc क्या लिखोगे, सब बराबर, क्या लिखोगे भाई, x1 प्लस x2 प्लस xn डिवाइडेड बाई n, nm करोगे ना नीचे, करके बताएं क्या, yc क्या लिखोगे भाई, y1 प्लस y2 प्लस yn डिवाइडेड बाई n, और zc कहीं काम का नहीं है ये, zn डिवाइडेड बाई n। अरे क्लियर है, यस। अब सुनना, अब सीधे डायरेक्टली सवाल पे आओ। देखो बच्चा बहुत प्यार से, बहुत आराम से, बहुत फोकस के साथ सुनना। हम कह रहे हैं यहां पर है 2 kg, यहां पर है 1 kg, यहां पर है 1 kg, और यहां पर है 2 kg, क्लियर है। साइड है इसका 2 मीटर। हम तुमसे पूछे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताओ,
क्या बता सकते हो? अरे बता सकते हो? ये अपने पास एक्स एक्सिस और ये अपने पास वाई एक्सिस, सबके कोऑर्डिनेट्स बोलो तो। कोऑर्डिनेट्स बोलो, यहां क्या लिखे? 0,0 इधर, 2,0 इधर, 2,2 इधर, 0, निकालो तो एक्सी वाई सी निकालो तो। फॉर्मूला क्या लगाओगे एक्सी में? क्या लगाओगे? बोलो यार, लगा रहे हो क्या? निकालो तो, पेन चलाओ, खाली फॉर्मूले में वैल्यू रखना है। सब तुमको पता है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, सब पेन चलाए करो प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट। वन वन आ रहा है? अच्छा नेता, 1-1 मार, मुंह फूट जाएगा अभी। नेता बने थे, सब 2 ले लिए। ये दोनों 1 kg है और इधर वाला 2 kg है, बनाओ। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। गुड जॉब। 2/3 और बैक गधा है, कैप्चर। गजब है, गधा है मतलब प्रचंड गधा है। क्या हुआ? डर गई है क्या? नहीं, चप्पल खोल रहे मानना ही यार, पागल है क्या तुम लोग यार, पूजनीय हो यार, भगवान बसते हैं तुम लोगों में। नहीं नहीं, हाँ भाई क्या? 2/3 आई कैप प्लस जे कैप, जे कैप आया ना? यस। ये बताओ एक्सी की वैल्यू क्या किए हो? देखो, सब लोग खच्चरों की तरह से भेड़ चाल में किए होंगे। सर 2 × 0 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 2 × 0 डिवाइडेड बाई 2, 2, 4, 2, 6। तो एक्सी निकल के आया 4/6, मतलब 2/3। अच्छा वाईसी कितना है? वाईसी कितना है? क्या किए हैं? 2 × 0। अरे हाना तो बोल लो, प्लस 1 × 0। नहीं आ रहा है क्या? 1 × 2 प्लस 2 × 2 डिवाइडेड बाई 6। क्या 6/6 बना है? यस। वाईसी बराबर 1। ऐसे निकाले हैं? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, गुड जॉब, बहुत अच्छा, इंटेलिजेंट लोग हैं आप लोग। अब सुनिएगा ध्यान से। अब यहां पर जब भी आप सेंटर ऑफ मास का सवाल बनाएंगे तो सबसे पहली बात ये ध्यान देंगे, सुन रहे हैं ना ध्यान से? कोई ऐसी लाइन इसमें एग्जिस्ट करती है क्या जिसके अबाउट ये सिमेट्रिक है? मिरर इमेज। सोचिए, कोई ऐसी लाइन इसमें खींच सकते हैं जिसके अबाउट मिरर इमेज हो? कौन सी? ऐसे, ऐसे, ऐसे खींच सकते हैं? अरे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं? क्या ऐसे खींच सकते हैं? ये हमारी किसके पैरेलल है? एक्स के। किसके पैरेलल है? किसके पैरेलल है? एक्स के। अरे है कि नहीं है? किसके पैरेलल है? तो वाईसी इसी पे लाई करेगा। जिस एक्सिस के पैरेलल है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस का सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे लाई करेगा। तो मिरर इमेज हुआ तो पूरा कितना था? पूरा कितना था? 2। सुनना ध्यान से, अभी आएगा। तो ये कितना होगा? 1। ये भी कितना होगा? 1। कौन सी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? एक्स की वाई, एक्स की वाई, एक्स की वाई। तो वाई सी इसी लाइन पे आएगा। तो डायरेक्टली वाई सी बराबर क्या लिख सकते हो? अरे यहां से कितना दूर है? ये एक्सिस यहां से कितनी दूर है? 1 मीटर ना। तो वाई सी बराबर खट से क्या? 1। अरे नहीं आया, हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्री ढूंढनी है, गधा मजदूरी नहीं करनी है। वंस मोर, यस। अभी और अगले सवाल के साथ आएगा। कॉन्सेप्ट लिखो, कॉन्सेप्ट लिखो, अभी इसी में आएगा। कॉन्सेप्ट लिखो कि अगर, अगर ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस के अबाउट
सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक समझते हैं ना, सिमेट्रिक है तो YC, YC उसी एक्सिस पर लाई करेगा। समझ पाए? वाइसे वर्सा लिख सकते हैं इसके आगे। वाइसे वर्सा का मतलब समझते हैं? यस। नहीं समझते हैं? सुनिएगा क्या मतलब है इसका, कि अगर ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो एक्सी उसी एक्सिस पर लाई करेगा। लिख लेना, तुम दोनों लिख लेना। अब देखो, अब समझ लो, पेन छोड़ दो, समझ लो, क्या ये इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है कि नहीं? अरे बात समझ पा रहे हो? तो क्या भाई साहब, अगर तुम ध्यान से देखो तो इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो वाई वाला जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसी एक्सिस पर आएगा। तो हमको वाई सी अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कितना आया? 1 मीटर। कितना आया? 1 मीटर। अरे पल्ले पड़ा। अरे भाई ये एक्सिस यहां से 1 ही मीटर पे तो है। अब कई बार ऐसा होगा कि आपको बॉडी दी हुई होगी और उसका सेंटर ऑफ मास पूछेगा। कई बार एक्सिस डिफाइन होगी, फिर भी आपको दिखेगा कि कोई और साधारण एक्सिस भी हो सकती है जिससे हम खट से सवाल बना सकते हैं, कैलकुलेशन हमारी कम हो जाएगी। क्लियर है? चलें और सिमेट्री का सवाल दिखाएं आपको, दिखाएं ना। अब ये बताइए, क्या आने वाले सवालों में मैं पूरा सॉल्व करूं या कोऑर्डिनेट लिख के छोड़ूं? क्या m1 x1 प्लस m2 x2 कर सकते हैं ना? अरे हाँ ना तो बोल लो यार। हाँ, थोड़ा बोल बोल के पढ़ा करो। एक तो इतनी बड़ी क्लास है, बोलते हो पता भी नहीं चलता बोल रहे हो, खाली यहां बस मैं ही बोलता हूं। सुनना, अब ये एक स्क्वायर है, देखना ध्यान से। अब ये एक स्क्वायर है, थोड़ा इंटेलिजेंस वाला क्वेश्चन है। हमने कहा यहां 2 kg है, हमने कहा यहां 1 kg है, फिर हमने कहा यहां 2 kg है, यहां 1 kg है। सुनना, कुछ हड़बड़ी नहीं करेंगे, बहुत सोच समझ के आंसर करेंगे। हम कह रहे हैं साइज इसका 2 मीटर है, कोई पेन भी नहीं चलाएगा, प्लीज होल्ड योर पेन। ये अपने पास एक्स एक्सिस है और ये अपने पास कौन से एक्सिस है? वाई एक्सिस। तो जैसे ही ये सवाल हम देखेंगे तो हमारे दिमाग में तुरंत एक भाव पैदा होगा कि सर इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,0। इसको क्या होगा? 2,0। इसका क्या? 2,2। इसका क्या? 0, अरे बात समझ रहे हो? यस सर। जनरली एक सामान्य बच्चा क्या करेगा? तुरंत m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस mn xn अपॉन m1 प्लस m2 लगा देगा, लगा देगा। हाँ, सामान्य बात है, आंसर अपना निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अगर आप थोड़ा सा हट के सोचेंगे और इसमें अगर हट के सोचें तो आपको 2 सेकंड लगेगा, और अगर आप सामान्य जिंदगी में सोचें तो आपको 1 मिनट लगेगा। इतने का ही अंतर आएगा। अगर आपको लगता है कि ये अंतर ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है तो प्लीज अपना दिमाग लगाना शुरू कर दीजिए। क्या ये स्क्वायर है? क्या ये स्क्वायर है? स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स के बीच का एंगल कितना एंगल? क्या रेक्टेंगल में भी ऐसा होता है? रेक्टेंगल में भी होता है? मैं गधा, रेक्टेंगल में कहां होगा वे? बस किसमें होगा? स्क्वायर में। अरे दादा, अगर हम इसको पतला कर देंगे तो एंगल बदल नहीं जाएगा। बात समझ रहे हैं? यस सर। ये बताइए, ये बताइए, अब थोड़ा वही एक तो सामान्य जिंदगी है उससे हम कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अब थोड़ा सा अलग हटके सोचते हैं, क्या ये इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? है। मतलब इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसी लाइन पे लाई करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ये जा रही है क्या? अरे जा रही है। क्या इस लाइन के अबाउट भी सिमेट्रिक है? नहीं है। अरे ये 1 और 1 है ना, सेंटर ऑफ मास 1,1 खत्म। तुम निकाल के देख लेना, 1,1 ही आएगा। अरे समझ रहे हो? एक्सिस ऑफ सिमेट्री तुमको खुद से ढूंढनी पड़ेगी। ऐसा तुम इसी वजह से कर पाए हो बच्चा कि ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस दोनों एक दूसरे से कितने एंगल पर है? 90 डिग्री पर। जरूरी है कि हम यही एक्स माने और यही वाई माने? ऐसा कुछ जरूरी है? नहीं, हम अपनी मर्जी से एक्स और वाई मान सकते हैं। बस एक बात का ध्यान देना है, एक्स और वाई के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो हमने कहा ठीक है, ये जो एक्सिस था वो पड़े रहने दो, हम अपनी मर्जी से एक्सिस मान रहे हैं। हमने कहा कि ये मेरी कौन सी एक्सिस हो गई? एक्स, और ये कौन सी हो गई? वाई। अरे क्लैरिटी है? क्या इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है कि नहीं? अरे है ना?
अरे भाई दो को आधा आधा तोड़ दो, एक इधर और एक इधर, यहां एक और यहां एक, यहां एक और यहां एक। अगर इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है तो सेंटर ऑफ मास इसी वाली लाइन पर, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इसी वाली लाइन पर लाई करेगा। और फिर इस लाइन के अबाउट भी सिमेट्रिक है तो भैया इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे लाई करेगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो आया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया? 1,1। ये सामान्य जिंदगी से हट के सोचने वाली जिंदगी। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? हाँ, वो तो एक ही जगह रहेगा यार। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो जहां है वहीं रहेगा, वो थोड़ी चेंज होने वाला है। अब हम यहां से ऑब्जर्वेशन करें, हमारा मन, क्या ये पोजीशन चेंज हो जाएगा? नहीं, इससे डिस्टेंस बदल जाएगी। ये एक्सिस होगा तो कोऑर्डिनेट बदल जाएगा। अरे क्लैरिटी है ना? अब जैसे यहां वाली एक्सिस और यहां वाली एक्सिस के सेंटर पे है कि नहीं है, मतलब 0,0, लेकिन इस एक्सिस से कितना दूर है? यहां से 1 और यहां से 1, तो इसको लिखा 1,1। थोड़ा सा हट के सोचने वाली बात है। अरे क्लैरिटी है? चलो आओ तुमको और दिखाते हैं, और दुनिया दिखाते हैं, अभी और सवालों के साथ और समझ आएगा। जैसे मान लो हम तुमसे कहते कि तुमको सेंटर ऑफ मास के लिए ये एक्सिस दे रखी है और ये एक्सिस दे रखी है, देखना सिमेट्री सिमेट्री का खेल है। हमने कहा ये 6 मीटर है, ये 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर। क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है? अरे इक्विलेटरल ट्रायंगल है सर, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अब देखो, हमने कहा यहां 2 केजी है, यहां 2 केजी है और यहां 4 केजी है। हमको इस एक्सिस से सेंटर ऑफ मास पूछा गया, तो एक सामान्य बालक क्या करेगा? कोऑर्डिनेट लिखेगा। क्या करेगा? कोऑर्डिनेट। चलो लिखो, कोऑर्डिनेट लिखो, बताओ क्या लिखे यहां पे? 0,0। इसको क्या? 6,0। इसका कोऑर्डिनेट क्या? सोच के, हवाबाजी नहीं, एकदम सोच के। अरे भैया क्या ये 3 होगा? अरे x3 हो गया। पूरा एंगल कितना है? 60। ये कितना होगा? 30। अरे होगा कि नहीं होगा? इसको मानो L। क्या मानो? L। क्या मानो? इसको मानो H। क्या मान लिया? H। तो H बराबर होगा L cos 30। H बराबर कितना होगा? L cos 30। आ नहीं रहा तुम लोग को? अरे ये L है ना, ये परपेंडिकुलर है कि बेस है? क्या है? ये 30 लिखे है ना, तो ये L cos 30 हुआ कि नहीं हुआ? तो L cos 30 का वैल्यू √3/2। अपना L कितना था? कितना था? क्या H लिख सकते हो? क्या होगा? 3√3। क्या इसका कोऑर्डिनेट 3√3 लिख ले? अरे लिख लिया जाए मित्र? नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब तीनों कोऑर्डिनेट अपने को पता चल गया। तो गधा बच्चा क्या करेगा? लिखेगा m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। लिखेगा? यस सर, सामान्य जिंदगी है। दूसरा, समय बचाने वाली जिंदगी। हम कह रहे हैं एक काम करो, इसको एक्सिस मानो ना। अरे मानोगे कि नहीं मानोगे? क्या इस एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास होगा? अरे सिमेट्रिक होगा। कौन सी एक्सिस है ये? एक्स है कि वाई है? एक्स है कि वाई है? एक्स की वाई। क्या वाई के अबाउट सिमेट्रिक है? क्या सेंटर ऑफ मास एक्स का इस पर लाई करेगा कि वाई का? किसका? किसका? सिमेट्रिक किसके अबाउट है? किसके? अगर सिमेट्री देखने आया ना, तो अभी तुम पढ़ोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बिना पेन उठाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, बिना पेन चलाए। बस केवल सिमेट्री ढंग से देखने आनी चाहिए, काटने आना चाहिए। समझ रहे हो ना? हाँ। मतलब डायग्राम। जीवन में बहुत तेज चले जाते हो तुम लोग। मैं गया था गांव, तो जहां मैं 10वीं क्लास तक पढ़ा था, तो मैं गया छत पे। फिर मैंने देखा बीच में दीवार खड़ी हो गई है। दीवार, इनको समझ ही नहीं आया, बीच में दीवार खड़ी हो गई का। गधा है एकदम से, छोड़ो, ह्यूमर ही नहीं है कुछ। नहीं समझ पाए? समझ गया। हाँ, जब बचपन में थे तो हमारी क्रश हमारे सामने रहती थी। तो सुनो, तो हम देखते थे कि उसका लालटेन कब तक जल रहा है, तब तक पढ़ना है हमको, उससे कम नंबर नहीं आना चाहिए। तो पढ़ते थे भाई।
फिर इस बार छत पे चढ़े तो देखे दुनिया जालिम, उसका भी ब्याह हो गया है। क्या चीज? हाँ बढ़िया हुआ। ए, हाँ? अरे वो मेरी बीवी और वो दोनों सेम एक ही स्कूल में पढ़ते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस दिन तो सुनो तो, जिस दिन हमारी शादी हुई तो बीवी ने क्या किया, हम दोनों की फोटो ग्रुप में शेयर की। वो स्कूल वाला जो ग्रुप था व्हाट्सएप वाला, उसने ग्रुप लीव कर दिया। मैंने कहा प्यार अभी मरा नहीं है। भूल नहीं जाना रे। गाना सुना तुम लोग? ए सुनो, ए नेता, ए बाबू, कैमरा लगा है, 10,000 रुपया फाइन लग रहा है अगर पकड़े गए बेंच वेंच तोड़ते हुए, तो जान लेना। चलो। ए भाई, ए सुन 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 सुन, नेता इधर इधर, ये बताओ, ये बताओ, अब बस अब पिन ड्रॉप साइलेंस। क्या इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? एक्स एक्सिस है कि वाई एक्सिस? वाई एक्सिस ना, यस सर। तो क्या हम डायरेक्टली एक्सी की वैल्यू लिख सकते हैं? इस एक्सिस से और इस एक्सिस के बीच में कितना गैप है? क्या एक्सी बराबर क्या लिख सकते हो? 3 मीटर। कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बट एक्सिस ऑफ सिमेट्री ढूंढनी है। अरे क्लैरिटी है? तुम रख के देख लो, कैलकुलेट करके देख लेना, 3 ही आएगा। बस ध्यान देना कि डायग्राम की सिमेट्री मत देखना, मास की सिमेट्री देखना। यहां 2 लिखा है, यहां 2 लिखा है, तब सिमेट्रिक है। नहीं तो पता चला कह रहे हो सर इधर का ट्रायंगल और इधर का ट्रायंगल सेम है। प्लीज, हम जो कह रहे हैं पहुंचा तुम्हारे तक? सिमेट्री किसके साथ देखनी है? मास से ना। यहां भी 2 था और यहां भी 2। अगर सेंटर ऑफ मास निकालने को आया तो गारंटी लिखवा लो, तुम्हारे एग्जाम में एक न एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्री दिखेगी। अब होता क्या है, एक ही फॉर्मूला है ना? तो सवाल आता है, तो लगता है सबको कि एक ही तो फॉर्मूला है, बनेगा तो है ही। और फिर जो 10 सेकंड का सवाल था उसको हम कैलकुलेट करने में लग जाते हैं, फिर 2 मिनट लगाते हैं। ऐसे 3 टॉपिक्स हैं जहां ऐसा होता है। पहला टॉपिक सेंटर ऑफ मास, दूसरा टॉपिक आर इक्विवेलेंट, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर टेक्निक नहीं पता है तो लगेगा 2 ही तो फॉर्मूला है, और गलती से अगर तुम आंसर भी निकाल दिए तो जो 1 मिनट में लगना था, जो 20 सेकंड में लगना था, उसी को बनाने के लिए तुम 10 मिनट खराब किए हो, गधा मजदूर की तरह से। तो अपने आप को स्मार्ट बनाओ, यहां थोड़ा अपने आप को जगाओ। जितना कॉमन सेंस काम करेगा उतना जल्दी सवाल बनाओगे। एक और पोर्शन आता है, ऑप्टिक्स। जहां लेंस दिखा तुरंत दिमाग में खच्चर की तरह चलेगा, एक ही तो फॉर्मूला है, बना देंगे। नहीं सर, ऑप्टिक्स में ऐसा नहीं होता सर, हमको आता ही नहीं ऑप्टिक्स। मुद्दे वाली बात है नहीं। कोई बात नहीं, टेंशन मतलब, अरे टेंशन मतलब, ऑप्टिक्स बहुत बढ़िया हिस्सा है, मैं तुम लोग को बहुत बढ़िया सिखाऊंगा, टेंशन मतलब सब। अरे वेव ऑप्टिक्स तो और सस्ता है रे, वेव ऑप्टिक्स में कुछ है ही नहीं एक्चुअली। वेव ऑप्टिक्स ना आने के पीछे कारण हमको वेव ही नहीं आता, हमको पता ही नहीं है वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव लिखा क्या है, इसका मतलब क्या है, रट लिए हैं वेव इक्वेशन है, तो कभी नहीं आएगा। अब हम हैं, चिंता मत करो, भरोसा रखो, सिखा देंगे। लेकिन एक और दिक्कत है, ज्यादा भरोसा मत करो, थोड़ा हमको भी प्रेशर बनाओ, सिलेबस बहुत धीरे चल रहा है। हाँ, समझ रहे हो ना? और थोड़ा जागो, सैटरडे को एग्जाम है ना, संडे को क्लास लगाएंगे, संडे को क्लास लगाएंगे मित्र, ठीक है ना? हाँ। हाँ, 4 घंटा, 2 बैच है ना यार। हाँ, मर्ज कर देता तो मजा ही आ जाए एकदम से। हाँ, लेकिन दिक्कत, हाँ बच्चे तो कम आते हैं, लेकिन दिक्कत ये होता है ना कि बैच 1 वालों को फिर बैच 2 का लेक्चर नहीं दिखेगा, रिकॉर्डेड का। बहुत सारे लोग हाँ, तुम लोग दोनों में हो नहीं पाता इनके। हाँ, हाँ अलग अलग नहीं जाता है, नहीं जाता है। चलो मैं बात करता हूं एक बार। हाँ, क्या चीज? मर्ज नहीं करें? हाँ, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हाँ,
चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। ओ नेता लोग इधर ध्यान दो, सुनो भैया, सुनो सुनो सुनो। अब देखो, अब अपने को अब अपने को ये बात पता चल गई कि एक्सी हमारा कितना आ गया, एक्सी कितना आ गया 3। अब बस हमको क्या निकालना है, वाई से। क्या निकालना है मित्र, वाई से। वाई सी लिखना है ना, यस सर। तो कुछ लोग इसको एक्सेस मान के वाई सी लिखते हैं, कुछ लोग यही मान के लिखते हैं, तो यही मान के लिखा करो। सिमेट्री ढूंढ लो और एक्सी की वैल्यू लिख दो। अरे क्लैरिटी है, कौन से एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, किसके अबाउट, वाई के। क्या एक्सी बराबर 3 आ गया, क्या जो एक्सिस सिमेट्री थी वो यहां से 3 मीटर दूर थी, तो एक्सी बराबर हमने क्या लिख दिया 3। अब हम अपनी नॉर्मल एक्सिस पे आ गए, वाई सी। 2 इंटू, अरे 2 इंटू 0, 2 इंटू 0, यहां कितना 4 इंटू 3√3 डिवाइडेड बाई, रुक जाओ, 2 2 4 और 4 और 4 8, 4 दूना 8, कितना हो गया, वाई सी आ गया। तो नहीं कर सकते, कहां ऊपर नीचे, अरे गधा पोजीशन अलग है, पोजीशन अलग है, मिरर इमेज बन रहा है, मिरर इमेज बन रहा है, नहीं तो फिर नहीं कर सकते। अरे पल्ले पड़ा, क्या जैसा डायग्राम नीचे है ऐसा ही ऊपर है। यहां मास कितना है 2, क्या यहां भी 2 है, सिमेट्री नहीं है ये, बात समझे ना, एकदम मैच करना चाहिए मिरर टू मिरर। क्लियर है, चाहे मास से हो चाहे डिस्टेंस से हो, दोनों से। क्लैरिटी है भाई। और सिमेट्री का सवाल बनाओगे, और बनाओगे, चलो एक और, एक और, एक और, एक और, एक और, लो 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 लो। ए बस भाई, बस बदमाशी करने लग जाते यार तुम लोग थोड़ी देर में। देखो मित्र, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, ये 2 kg, ये 1 kg, और ये 2 kg। कहा गया ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। ये जो गैप है ये है 10√2 मीटर, ये एंगल है 45 डिग्री, ये भी एंगल है 45 डिग्री। ऑब्वियसली ये 90 है तो ये 45 तो 45 होगा। चलो पहले सबसे सब कुछ छोड़ के पहले कोऑर्डिनेट लिखो, कोऑर्डिनेट लिखो, कोऑर्डिनेट लिखो, लिखो क्या लिखोगे, हाँ भाई, हाँ 0,0, इसको क्या लिखोगे, अरे 10√2 है तो ये 10 होगा ना, ये भी कितना होगा 10, तो क्या लिखोगे 10,0, 10,0। अरे पल्ले पड़ रहा है, नहीं आ रहा है, इसको क्या, हाँ 10,10, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अब देखो, अब इसमें क्या सिमेट्री लगा सकते हो, कैसे लगाओगे, डायगनली, परपेंडिकुलर काटे ऐसे, कैसे भैया, इस वाली लाइन के अबाउट काटे, यस सर। सब दिमाग लगाते रहना है, हवाबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी, जबरदस्ती एक ही कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो करना है, ये भी याद रखना है अपने को। कौन सा हमारे लिए आसान होगा, डिसीजन मेकिंग ये बहुत अच्छा होना चाहिए, तब सवाल क्विक बनेगा। ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस हो गया और ये तुम्हारे पास क्या हो गया, वाई एक्सिस। क्या सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे लाई करेगा, किसका, इन दोनों का, अरे लाई करेगा ना, कहां लाई करेगा, कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, बोलो। अब इस सवाल में अगर तुम सिमेट्री ढूंढने बैठ गए तो गेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वैसे तो टफ नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम क्या पता चलेगा उससे, अरे कहां होगा वो जगह नहीं पता, इस एक्सिस पे तो कहीं भी हो सकता है ना, कहां होगा वो अपने को पता नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक्सिस ऐसे मान लो और एक एक्सिस ऐसे मान लो। अरे क्या ये 90 डिग्री बन रहा है, बन रहा है, यस सर। तो जब इससे निकालोगे तो इन दोनों एक्सिस से कठिन आ जाएगा। क्लैरिटी है, तो जब भी तुमको डायरेक्ट, सुनना ध्यान से, इधर ध्यान से सुनो, जब भी तुमको डायरेक्ट ऐसा दिखे कि एक्स के पैरेलल सिमेट्री बन रही है या वाई के पैरेलल सिमेट्री बन रही है, तो खट से लगाओ। डायगनल वाइगनल जग गया, सिमेट्री दिमाग में ले आए, पहले इससे निकालोगे फिर इससे निकालोगे फिर यहां से डिस्टेंस निकालोगे तो लेंथी हो जाएगा।
तो सवाल तेज बनेगा या नहीं बनेगा, ये इस बात पर निर्धारित करेगा कि तुम्हारा डिसीजन मेकिंग कैसा है। और क्लैरिटी है, जरूरी नहीं कि हर बार सिमेट्री से सवाल आसान बन जाए, कई बार सिंपल मेथड से आसान होगा। बात समझे ना? सिमेट्री एक टेक्निक है जो आपके सवाल को थोड़ा आसान बना देती है जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एकदम पैरेलल जा रहे हो, या एक्स और वाई दोनों की सिमेट्री ऐसी बन रही हो कि अल्टरनेट एक्सिस जो हमारे पास पहले से एक्सिस थी उससे हमको आसानी से उसकी डिस्टेंस पता चल जाए। अदरवाइज हम अपना कोर कॉन्सेप्ट छोड़ने वाले नहीं। जब भी हमको गड़बड़ाता हुआ दिखेगा तो खट से हम अपने कहां जाएंगे? ओरिजिनल पार्ट पर। अरे क्लियर है ना? अब जैसे इस सवाल में आप सिमेट्री लगाएंगे, क्या बनाएंगे? सोचेंगे कि सर इसको अगर ऐसे सीधा कर दें, तो जब तक सोच के सीधा करेंगे तब तक m1 x1 से आ जाएगा। अरे आ जाएगा ना? हाँ, कितना आ रहा है? 6 और 4। अरे पल्ले पड़ा ना? यस, गुड जॉब। क्या मित्र बताओ, कठिन है कुछ? यहां के कोऑर्डिनेट 0,0, 10,0, 10,10। ये बताओ, अगर तुम xc लिखोगे तो क्या लिखोगे? 2, इंटू 0, 1 इंटू 10 लिखेंगे ना? यहां क्या? 2 इंटू 10, प्लस में कि माइनस में? डिवाइडेड बाई 5, कितना है? 30/5, तो 6 मीटर। अरे क्लियर है क्या? वाईसी कितना? 4 कैसे निकाले? अरे ये दोनों तो खत्म ही है, 2 गुणे 10 डिवाइडेड बाई 5 मतलब कितना? 4। अरे कठिन है क्या? नहीं। मतलब ओवरऑल टास्क ये है कि हमको खुद निर्णय लेना है कि क्या लगाना है और क्या नहीं लगाना है। समझ पा रहे हो ना? यस। अब एक सवाल लो, ये लो, मान लो अगर हम तुमसे कहते, क्या कहते हैं मित्र? कुछ ज्यादा बदल नहीं रहे, देखना, हम कह दिए भैया कि ये एंगल है 90 डिग्री। कितना भाई साहब? 90 डिग्री। ये तुम्हारे पास 10, कितना है? 10। और ये भी है 10। क्लियर है ना जी? ये एंगल है 90 डिग्री, ये भी है 10 और ये भी है 10। ठीक सर। यहां पर मास लगा है 2 kg, यहां पर भी मास लगा है 2 kg, और यहां पर मास लगा है 3 kg। क्लियर है? या 1 kg कर लो। 1 kg का गया सेंटर ऑफ मास, बताओ कौन सी एक्सिस का चुनाव करोगे? देखो, ये तुम्हारे पास x है और ये तुम्हारे पास y है। क्या y के अबाउट सिमेट्रिक है? अरे है कि नहीं है? नहीं आ रहा है। इसके अबाउट सिमेट्रिक है ना? क्या डायरेक्टली x ही लिख सकते हो? कितना होगा? ये 10 है। अरे हवाबाजी मत किया करो यार, तो बिना पेन चलाए मत बोला करो भाई। ये 45 डिग्री है कि नहीं है? अरे यार, ये कितना है? 10। ये कितना है? इसको क्या लिखोगे? 10 cos 45 ना? cos 45 का वैल्यू 1/√, क्या 5√2 लिख लें? अब ये मत कहना कैसे आया। क्या लिखे हैं? 5√2। ये बताओ क्या ये जस्ट इसके पैरेलल दिख गया? आसानी से दिख गया। कौन सी एक्सिस है? एक्स की वाई, क्या एक्स ही इसी पे लाई करेगा? एक्स ही बराबर क्या लिख लें? 5√2। अब सारा युद्ध क्या निकालने का है? वाई सी। क्या निकालने का? वाई सी। निकाल सकते हो? कोऑर्डिनेट लिखो तो। इसका क्या लिखोगे? 0,0। इसका कौन सा है? हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जल्दी। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है? ये क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है? तो बेस यहां से यहां तक है। अभी बैच 1 में से एक लड़की बैठी थी सामने, तो सेंटर ऑफ मास, अभी 2 पार्टिकल सिस्टम पढ़ा रहे थे, तो कह रही है सर जब सेंटर ऑफ मास पे बैठे तो सेंटर ऑफ मास बीच में होना चाहिए ना? सेंटर ऑफ मास बीच में होना चाहिए। उसको मैं बहुत तेज से डांटा, एकदम आंखें भर गई उसकी। फिर मैंने मुंह खोल के हंस दिया। मतलब डर जाती हो कभी कभी? अच्छा, जिस दिन मुझे ऐसा एहसास होगा कि नहीं डर लग रहा उस दिन बताऊंगा।
एवाव है। अपन बैच 1 से धीरे पढ़ रहे हैं यार, क्या कैसे नालायक आदमी हो बे तुम लोग। सुनो, ओ भाई 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 भाई, इधर ध्यान से देखो। क्या एक्सी 5√2 समझ आया? किसी और को तो नहीं लग रहा ये 5/√2 होना चाहिए? अरे भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये 90 डिग्री है ना? तो ये कितना हो गया? 5√2। अब हमको क्या निकालना है? बस वाई सी। क्या इसको लिखोगे? वाई कितना है? 0। यहां भी वाई कितना है? 0। अरे कोऑर्डिनेट क्या लिखे थे? इसका कोऑर्डिनेट बताओ तो, सोचो सोचो। कितना? 10√2 ना? अरे भाई 10 10, ये कितना? 10√2 कॉमा 0। कोई जरूरत है? कितना दिख रहा है? 0 × 2 कितना हो गया? 0। बस ये लिखना है। 1 × अरे भाई ये कितना है? इसका कोऑर्डिनेट बताओ, कोऑर्डिनेट बताओ। अरे भाई 5√2 कॉमा 5√2। गुड जॉब। तो क्या लिखोगे भाई सी? 5√2 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 5। तो कितना आ गया? अरे आया कि नहीं आया? यस सर। अब देखो ये सवाल आसान हो गया। अगर तुम ऐसे खच्चरों वाली मेहनत करते तो लिखते 2 × 0 प्लस 2 × 10√2 प्लस 1 × 5√2 डिवाइडेड बाई सबका मास। और फिर तुम निकालते तो क्या आंसर निकल गया था? 5√2। चमक रहा है थोड़ा थोड़ा? पक्का ना जी? हमेशा कोशिश ये करना, हमेशा कोशिश ये करना कि जब भी हमको सिमेट्री देखने को मिले, यहीं आगे में बैठ के चक 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 किए पड़े हो गधा दास। सुनो, अरे यार ठीक है ना यार, चलो। जब भी हमारे पास एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, हमें जो गिवन एक्सिस है, अगर हमको उसके सिमेट्रिक कोई एक्सिस दिख रही है तो खट से खींचना है और सवाल बना के आगे बढ़ जाना है। जो क्रॉस वाली एक्सिस बनती है वो तभी बनाइएगा जब कंप्लीट स्क्वायर हो। जब क्या हो? कंप्लीट स्क्वायर। बात समझ पा रहे हैं ना? हाँ, ये सब प्रैक्टिस से आएगा। दो जगह आप कितना स्मार्टली मूव करेंगे, सेंटर ऑफ मास सेम ऐसे ही काम करेगा आपका आर इक्विवेलेंट, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कितना स्मार्ट मूव आप दिखा सकते हैं, मैं आपको बहुत सारी टेक्निक सिखा दूंगा। ऐसे सवाल आते हैं जिसमें सीरीज पैरेलल देख के पहचान ही नहीं पाओगे कि कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है। वहां पे एक गेम होता है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ना, बस उसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, उसकी गणित में हाथ साफ होना पड़ता है। हाथ साफ है, अगर अच्छे से दिमाग में कैलकुलेट कर पा रहे हो, बिना पेन उठाए खट से सवाल का आंसर बना दोगे, खट से तोड़ दोगे। लेकिन बस वही है कि उसके लिए पहले बहुत पेन चलाना पड़ेगा, तब जाके वो दिमाग में जाके सेट होगा। ठीक है ना? चलो देखो, यहां तक कहानी क्लियर? कठिन लग रहा है? सेंटर ऑफ मास छोड़ दे 2n पार्टिकल सिस्टम का? अरे आगे बढ़ जाएं? यस सर। चलो आओ, अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम। बहुत अच्छे से सुनिएगा, जितने सवाल का कोऑर्डिनेट लिख के छोड़े हैं उन सारे का सेंटर ऑफ मास आप चाहिए तो निकाल लीजिएगा, मॉड्यूल के सवाल बना लीजिएगा। आइए, सारा दिमाग यहीं पर लगना है। प्लीज आने वाले 20 मिनट बहुत फोकस के साथ सुनिएगा, और जब जब मैं रिस्पॉन्स करने के लिए कहूं तो एकदम शिद्दत से रिस्पॉन्स करना। अरे क्लैरिटी है ना मित्र? हाँ, देखो कितनी शिद्दत दिखाई है तुमने। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। मुद्दे वाली बात यह है कि हम कहें कि यहां पर पेन मत चलाओ, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, पेन ड्रॉप कर दो, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से सुनना। ये M1 है और ये क्या है? M2 है। हम कह रहे हैं M1 का पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर है और M2 का पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर है। क्या M1 और M2 इसी लाइन के अलॉन्ग जुड़े हैं? अरे जुड़े हैं ना? इसको हम लिख ले रहे हैं आर वेक्टर। क्या लिख दे भैया? आर वेक्टर। ये बताओ, आर वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड पूछे तो निकाल सकते हो क्या? अरे निकाल सकते हो। R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अरे क्लियर है ना? पक्का ना जी? यस। अच्छा ये बताओ, क्या तुमको इस बात की क्लैरिटी 100% आ रही है कि इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसी लाइन के अलॉन्ग होगा? अरे बाहर तो जा नहीं सकता है, क्योंकि मास कैसा है? पॉइंट मास। कैसा मास है? अरे क्लैरिटी है? तो दो पॉइंट मास के बीच का सेंटर ऑफ मास जिस लाइन के अलॉन्ग दोनों जुड़े हैं उसी लाइन पर आएगा। अरे बात समझ रहे हैं? यस सर। तो अब जब अगर आपको यह समझ आ गया तो हम कह रहे हैं अब हम इसकी ऑब्जर्वेशन आसान तरह से करेंगे। हम कह रहे हैं ये मास हमारा M1 है और ये मास हमारा M2 है, और इनके बीच का गैप कितना है? R। कितना है? R। अरे बात समझ पा रहे हो ना?
क्या एक्सिस का चुनाव रिजिड है कि ऐसे ही एक्सिस होनी चाहिए, या हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं? बस तीनों एक्सिस क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए? अरे नहीं आ रहा है? आ रहा है जी? यस सर। सुनो, ये बताओ, हम कह रहे हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है, क्या मेरा सेंटर ऑफ मास वाई में जा सकता है? सोच के बताना। वाई में जा सकता है? पल्ले पड़ रहा है ना? सेंटर ऑफ मास क्या इसी लाइन के अलॉन्ग रहेगा? यस। हम कह रहे हैं इसका कोऑर्डिनेट मान लो 0,0, 0,0। इसका क्या होगा? r,0। अच्छा ये बताओ, सेंटर ऑफ मास लाई कहां करेगा? उसको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को r1 मान ले। अरे मान सकते हैं ना? यस सर। क्या लिखोगे बोलो तो? m1 इंटू 0। हवाबाजी नहीं, जितना बोल रहे हो उतना लिखो। रटा ज्ञान अभी सब यहीं लपेटूंगा धर के। m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू r अपॉन m1 प्लस m2। क्या मिला? r1 बराबर m2 r अपॉन m1 प्लस m2। अब तुम ध्यान से सुनो, ये जो मिला है ये कहां से मिला है? m1 से। कहां से मिला है? m1 से। एक एक चीज बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से सुनना। क्या भाई? बैठो। तो मान लिया हमने कहा कि ये R1 है। क्या है लाल? R1। तो ये क्या होगा? R2। क्या होगा? R2। तो R2 को हम क्या लिख सकते हैं? R माइनस R1। R माइनस R1। R1 की वैल्यू डाल सकते हो। हम जब डालेंगे तो हमको मिलेगा M1 R अपॉन M1 प्लस M2। हम लिख दे रहे हैं, यही आएगा। अरे समझे हैं? यस सर। अब सुनिए, अब ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास इक्वेशन ए हो गया और ये हमारे पास इक्वेशन बी हो गया। इस पूरे सिस्टम की जो ऑब्जर्वेशन होती है वो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में होती है। किसके फ्रेम में? सेंटर ऑफ मास। उसके लिए एक और रिजल्ट बनाया जाता है। क्या? अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें, ए बाई बी कर दें। ये बताओ, अगर हम ए बाई बी कर दें तो क्या मिलेगा? सोचो सोचो सोचो। R1 अपॉन R2 बराबर, अरे बोलो, M2 R अपॉन M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाई M1 प्लस M2 अपॉन M1 इंटू R। क्या कट गया? क्या R से R कट गया? तो R1 अपॉन R2 बराबर M2 अपॉन M1, M2 अपॉन M1। सर हम तो पढ़े ही हैं M1 R1 बराबर M2 R2, लेकिन ये आप कहीं भी मुंह उठा के लगा नहीं सकते। ये कब लगा सकते हैं? जब आप कहां बैठे हो? सेंटर ऑफ मास पे। कहां बैठे हो? सेंटर ऑफ मास पे। अरे क्लियर है? जैसे मान लीजिए कि एक बड़ी सी सीढ़ी है, बांस वाली सीढ़ी। देखिए बांस वाली, उसका पीछे वाला हिस्सा थोड़ा मोटा होता है। वो जो बांस का मोटा वाला हिस्सा होता है वहां बेस बनाया जाता है, और पतले वाले हिस्से पे टॉप बनाया जाता है। तो जिस जगह से आपको एक हाथ से उस सीढ़ी को उठाना पड़ रहा है, उसके आगे का मास मल्टीप्लाइड बाई R1 जो भी पोजीशन है, और उसका पीछे का मास मल्टीप्लाइड बाई उसका जो सेंटर ऑफ मास है R2, दोनों का प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो बराबर निकल कर आना चाहिए। या जैसे मान लीजिए कि एक डंबल उठाने वाली रॉड है, उसको हम मासलेस मान ले रहे हैं। कैसा मान ले रहे हैं? मासलेस। एक तरफ 5 किलो का वजन लगाएं, एक तरफ 10 किलो का। हमको हाथ अपना किधर करना पड़ेगा? 10 की तरफ, 5 की तरफ? 10 की तरफ ना। क्यों? क्योंकि हम बराबर कर रहे हैं M1 R1 बराबर M2 R2। तो जहां हम हाथ लगाए हैं वो कौन सी जगह है? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। तो ये जहां से बैठ के आप ऑब्जर्वेशन किए हैं ना, ये कौन सी जगह है? सेंटर ऑफ मास। अब ध्यान से सुनिएगा, जो R1 और R2 आप लिख रहे हैं, ये R1 C है और R2 C है। M1 R1 C बराबर M2 R2 C। पोजीशन ऑफ पार्टिकल 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ पार्टिकल 2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अरे क्लैरिटी है? यस सर। अब सुनिएगा, एक और बात ध्यान से सुनिएगा। ये जो आप रिजल्ट निकाले हैं, इसमें आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि आप बैठे कहां हो मित्र? सेंटर ऑफ मास से। तो आगे वाला पॉजिटिव और पीछे वाला नेगेटिव। और क्लैरिटी है? बात समझ रहे हैं ना? तभी आपका ये जो रिजल्ट आया वो क्या निकल के आए? M1 R1 बराबर M2 R2। आप जब यहां लिखे हैं R2 बराबर R माइनस R1, तो आपको पता है कि R पूरी लेंथ है, R1 छोटी वाली लेंथ है। अरे क्लियर है?
हमेशा ऐसा होगा ये जरूरी नहीं। तो इसका जनरलाइज्ड फॉर्मेट क्या है? जनरलाइज्ड फॉर्मेट अगर हम लिखें तो जनरल फॉर्मेट लिखा जाता है इसका M1 R1 वेक्टर बराबर माइनस ऑफ M2 R2 वेक्टर। पल्ले पड़ा कि नहीं? अगर मेरा R2 पॉजिटिव है तो मेरा R1 कैसा होगा? नेगेटिव। और मेरा R1 पॉजिटिव है तो मेरा R2 कैसा होगा? नेगेटिव। इसलिए आपको ये रिजल्ट याद करना है, ना कि इसके। अरे क्लैरिटी है? क्लियर है? ये कभी भी आपको दुखी निराश नहीं करेगा। कई बार आपका आंसर जब M1 R1 बराबर M2 R2 रख के निकालोगे, R2 की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही होगी और सही आंसर नेगेटिव होगा। अरे हाँ, ऑब्जर्वेशन कहां से हो रहा है? ये जो तुम लिखे हो M1 R1 बराबर M2 R2, कैसे लिख पाए हो? डंबल वाला कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना? आगे छोटा पीछे हैवी डंबल, तो तुम खिसक के कहां गए हो? हैवी वाले डंबल की तरफ गए हो कि नहीं? वहां से उठा रहे हो ना? तो तुम्हारा पूरा स्टडी कहां फोकस्ड है? सेंटर ऑफ मास पे। तो जो R1 R2 लिखे हो वो क्या है? सेंटर ऑफ मास से दूरी। पल्ले पड़ा है ना? 90% केसेस में ऐसा होगा कि आपका सेंटर ऑफ मास रेस्ट में होगा। सेंटर ऑफ मास कहां होगा? रेस्ट में। लेकिन हरदम रेस्ट में रहेगा ये जरूरी? अगर सेंटर ऑफ मास चल पड़ा मित्र और आपने M1 R1 बराबर M2 R2 लगा दिया, या इसका डिराइव्ड फॉर्मेट अभी और आएगा वो लगा दिया, आपका आंसर आएगा पॉजिटिव और सवाल में सही आंसर होगा नेगेटिव। कई बार तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो इस वजह से बहुत, अगर आप चाहते हैं कि आपको सेंटर ऑफ मास में कोई दिक्कत ना आए, तो एक एक कथन बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, बस बहुत फोकस के साथ सुनना है। इस नेगेटिव साइन का महत्व समझ आया? क्या है? अगर R1 पॉजिटिव है तो R2 नेगेटिव, अगर R2 पॉजिटिव है तो R1 नेगेटिव। सुनिएगा, चलिए आगे चलते हैं। आइए, अब मान लीजिए हम आपसे एक सवाल कहें। क्या कहें? आपको लगेगा जब आप आज के 6 महीने बाद, साल भर बाद ये जब पेपर देंगे, तो आपको ये सवाल ऐसे दिखेगा कि अरे ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी लगेगा, देखिए, कहेगा कि दो बॉडी है, एक का मास है 2 kg, दूसरे का मास है 3 kg। एक के ऊपर चार्ज है 10 माइक्रोकुलाम और एक के ऊपर चार्ज है 20 माइक्रोकुलाम। अरे है कि नहीं है? अरे क्लैरिटी है ना जी? यस सर। बहुत ध्यान से सुनेगा। इन दोनों को ऐसे होल्ड करके रखा गया था, इनको एक स्मूथ टेबल पे ऐसे रखा गया था, उसके बाद छोड़ दिया गया, तो यही रहेंगे या दूर दूर भागेंगे? यही रहेंगे कि दूर दूर भागेंगे? दूर दूर भागेंगे ना, रिपेल करेगा ना। कौन किस पर ज्यादा फोर्स लगाएगा? 10-20 पे ज्यादा कि 20-10 पे ज्यादा? 20-10 पे ज्यादा। अरे गधेड़ों, ईच एक्शन एज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्या दोनों एक दूसरे पे बराबर फोर्स लगाएंगे? नेट फोर्स कितना? 0। नेट फोर्स कितना? 0। जानते हो ना? यस। अच्छा ये बताओ, क्या ये बात जानते हो कि नेट फोर्स अगर 0 होगा तो वेलोसिटी या तो कांस्टेंट होगी या तो 0 होगी? अरे जानते हो ना? अभी इस पर और चर्चा करेंगे। ये जो तुम लिखते हो ना V बराबर 0, ये सेंटर ऑफ मास की कहानी लिखते हो। किसकी लिखते हो? सेंटर ऑफ मास। ये सुनो, अभी मैंने इन दोनों को पकड़ रखा है, दोनों की रफ्तार कितनी है? दोनों की रफ्तार 0। सेंटर ऑफ मास की भी? सेंटर ऑफ मास की भी 0। क्या सेंटर ऑफ मास चलेगा? अगर मैं इसको छोड़ दूं तो क्या सेंटर ऑफ मास चलेगा? ना, नहीं चलेगा। सेंटर ऑफ मास तब चलेगा जब फोर्स कहां से आएगा? बाहर से। ये दोनों सिस्टम में जितना फोर्स 2 ने किस पर लगाया? 3 पर, उतना ही फोर्स 3 ने किस पर लगाया? 2 पर। नेट फोर्स कितना? नेट फोर्स कितना? 0। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0। डिपेंड करेगा कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या था। यहीं से नया टर्म पैदा होगा जिसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सुने हो? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थोड़ा थोड़ा एनएलएम में पढ़े थे ना? अब वो हलवा चीज सीखे थे यार, वो तो कुछ नहीं था। असली लेवल यहां पर है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यहां दौर शुरू होगा। और ये वाला दौर समझ आ गया, वो अपने आप ऐसे लगेगा लॉलीपॉप है, कुछ नहीं है उसमें। बट वही है कि फोकस अच्छा रहना चाहिए। यहां ध्यान दीजिएगा, ये 2 kg का था, ये 10 माइक्रोकुलाम का था, ये 20 माइक्रोकुलाम का था, ये 3 kg का था। बस सवाल में ये देखने के लिए आपको दिया गया है कि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। हमने कहा कि ये यहां से कुछ डिस्टेंस चला,
तो बताओ ये कितना डिस्टेंस चलेगा। क्लैरिटी है? सुनना, ध्यान से सुनना। ये बताओ क्या सेंटर ऑफ मास चलेगा? हाँ ना में जवाब दो, क्या सेंटर ऑफ मास चलेगा? नहीं, क्योंकि नेट फोर्स कितना है? पहले सेंटर ऑफ मास कौन सी स्टेट में था? रेस्ट में। अभी भी कैसे रहेगा? रेस्ट में। बोल नहीं रहे हो यार तुम लोग यार, अरे बोल रहे हो ना? पहले सेंटर ऑफ मास कौन सी स्टेट में था? अभी भी कहां रहेगा? अरे समझ आ रहा है क्या? कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। अच्छा सुन, अब ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या ये डिस्टेंस को मैं R1 मान लू और इस डिस्टेंस को क्या मैं R2 मान लू? अरे R1 डैश, क्या मान लिया? R1 डैश। ये कितना? R2। ये कितना? R2 डैश। फीलिंग की बात है, इस वजह से इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक बार दिमाग के अंदर सेट होनी चाहिए। अब ये बताओ, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसका मास m1 मान लिया जाए और इसका मास m2 मान लिया जाए? अभी पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आएंगे, फिर मैथमेटिक्स में घुस जाएंगे। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं m1 R1 बराबर m2 R2, प्लस साइन या माइनस साइन? माइनस साइन। R1 को हमने क्या माना? नेगेटिव। R2 को क्या माना? पॉजिटिव। हम बैठे कहां हैं? सेंटर ऑफ मास पे। अब ये हमारा 0,0 हो गया मित्र, तो इसके आगे पॉजिटिव और पीछे नेगेटिव। नहीं आया? अब सुनो, दूसरा क्या लिखोगे? जब ये R डैश पे, R1 डैश पे पहुंचा तो क्या लिखोगे? M1 R1 डैश बराबर M2 R2 डैश। अरे पल्ले पड़ा, अरे पल्ले पड़ा। चल माइनस कर जरा दोनों को, तो माइनस कर जरा। तो क्या माइनस M1 कॉमन कर ले? अरे माइनस M1 कॉमन कर ले। यहां लिख सकते हैं R1 डैश माइनस R1 बराबर M2, और यहां क्या लिख ले? R2 डैश माइनस R2। नहीं आया? आया जी, खाली घटा रहे हैं। ये बताओ मित्र, ये वाला जो गैप है इसको क्या मैं DR1 लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? DR1। और इस वाले गैप को, इस वाले गैप को DR2। तो अगर तुमको बुरा ना लगे तो इसको हम लिख सकते हैं M1 DR1 बराबर M2 DR2। और यहां सिंबल क्या लग के आएगा? माइनस। क्या लग के आएगा? माइनस। अरे पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा। अब सवाल सुनो, सवाल सुनो। हमने कहा कि जब ये यहां से 3 मीटर गया, कितना मीटर गया? 3 मीटर, तो 3 kg कितना मीटर जाएगा? 3 kg कितना मीटर जाएगा? तो हम क्या करेंगे भाई, बताओ। 2 kg का मास कितना है? अरे इसका मास कितना है? 2 kg। गया कितना? गया कितना? 3। तो क्या 2 इंटू 3 लिख सकते हैं? प्लस की माइनस? अरे इधर गया ना? यस सर, बराबर। अरे भाई, और माइनस तो ऑलरेडी पहले भी था। अरे था कि नहीं था? यस सर। अब दूसरा वाला देखो, 3 इंटू DR2। क्या 3 से 3 कट जाएगा? DR2 की वैल्यू क्या निकल के आई? +2 की -2, +2 की -2। अरे पल्ले पड़ा। तो हमको इसको देखकर पता चल गया कि हमारा पार्टिकल कहां जाएगा? आगे। कहां जाएगा? आगे। अरे पल्ले पड़ा। यस। अगर ये नेगेटिव आता तो कहां जाता? पीछे। लेकिन आपके दिमाग में तुरंत सवाल आएगा, सर नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। अरे भाई, सेंटर ऑफ मास कौन सी स्टेट में है? रेस्ट में। तो अगर ये राइट गया है तो ये कहां जाएगा? लेफ्ट। अरे जाएगा ना, लेकिन तब तक जाएगा जब तक सेंटर ऑफ मास कहां है? रेस्ट में। अभी सेंटर ऑफ मास अगर चल पड़ा तो बुद्धि खराब, फिर सारा कॉन्सेप्ट फेल। तो हमको ऐसी यूनिवर्सल चीज पढ़नी है जो कभी फेल ना करे। अरे क्लैरिटी है ना? यस सर। हाँ, काहे नहीं लिए? चेंज इन पोजीशन ये किसके रिस्पेक्ट में है? सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। अब वो R1 और R1 डैश पे इंडिपेंडेंट आ गई तो उसके लिए मैं क्या करूं? बात समझ रहे हो ना? इसका पोजीशन चेंज, इसका पोजीशन चेंज, ये सब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। लेकिन इसका पोजीशन चेंज, इन दोनों का जो पोजीशन चेंज है वो इनकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंडेंट ही नहीं हुआ, तो उसके लिए मैं क्या कर लूं? बात समझे हो ना? मैं तो सब कहां से मानते आया हूं? पहली लाइन कहां से? सेंटर ऑफ मास। दूसरी लाइन सेंटर ऑफ मास। तीसरी लाइन सेंटर ऑफ मास। चौथी लाइन सेंटर ऑफ मास। अरे नहीं आ रहा है? बहुत सिंपल है मित्र, बहुत सिंपल है, कुछ खास बात नहीं, बट ये बेस है कॉन्सेप्ट का। अगर अब हमको अगर सवाल बनाना हो, मान लो हमसे कोई कहे कि सर ये 4 kg का ऑब्जेक्ट है, सर ये 6 kg का ऑब्जेक्ट है, और 6 kg यहां से 2 मीटर खिसक गया,
कितना खिसक गया? 2 मीटर। तो 4 kg किधर खिसकेगा? किधर खिसकेगा? कितना खिसकेगा? लेफ्ट साइड खिसकेगा। यस सर। अपने को क्या करना है? फॉर्मूला क्या लगाना है? अरे भाई M1 R1 M1 D R1 बराबर -M2 DR2। यही फॉर्मूला लिखना, हमेशा सही आंसर निकल कर आएगा। हाँ, किसी को भी मान सकते हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं? आगे वाले को पॉजिटिव, पीछे वाले को नेगेटिव। तो M1 कितना है? 4। DR1 का अपने को कोई ज्ञान नहीं है। M2 कितना? M2 कितना? 6 -6। अरे इसका वाला 6 ना। और DR2 कितना है? +2 की -2? आगे गया ना। तो ये कितना? 2 दूना 4 और ये 2 कट गया और फिर 2 तिहाई 6। तो DR1 बराबर -3 मीटर। इसका मतलब ये कहां गया है? पीछे। अरे क्लैरिटी है? अपने मन में अपने आप से कोई धारणा बनानी नहीं। अरे क्लैरिटी? चलें आगे बढ़े। हाँ बोलो, क्या चीज? कौन सा 2? -3 मीटर इधर नहीं है। अब मारा मुंह घूम जाए तुरंत, गधेड़े। इधर या किधर जा रहा था? तो माइनस लिख दूं। यहां किधर जा रहा था? तो माइनस नहीं लिखेंगे। अब 2 बार आ गया, तुझे मेरी गलती है। खच्चर कहीं का गधेड़ा। फिर से सर, एक बार फिर से सर। नहीं, ए ए ए इधर इधर इधर, लाल लाल लाल। अब जो आने वाले 2 मिनट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट 2 मिनट, बहुत ध्यान से सुनना। देखो 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 देखो, इधर देखो। मान लो हमने कहा ए लाल इधर देखो, हमने कहा ये 2 kg है, हमने कहा ये 3 kg है। सुनना सुनना, ध्यान से सुनना। ये हमारे पास 2 kg और ये हमारे पास कितना है? 3 kg। हम कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है 10 माइक्रोकुलाम और ये नेगेटिव चार्ज है 100 माइक्रोकुलाम। ये बताओ दोनों अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। यस सर। इनके बीच का गैप कुछ बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि इतने दूर चले गए कि अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। अरे क्लैरिटी है? अगर हम कहे, सुनना ध्यान से, कुछ कठिन बात नहीं है। अगर हम कहे कि एक समय पर इसकी रफ्तार हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, रेस्ट से छोड़ा, कितनी हो गई? 5 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए उस समय इसकी रफ्तार क्या होगी? तो आपने अभी क्या रिजल्ट निकाला है? क्या ऐसे निकाला है? M1D R1 वेक्टर बराबर -M2D R2 वेक्टर। अरे निकाला है क्या? हम कह रहे हैं यहां भी dt लिख दो और यहां भी क्या लिख दो? dt। अरे नेता आ रहा है तो क्या बनेगा? ये M1 वेक्टर बराबर -M2V2 वेक्टर। अरे क्लियर है? यस। आगे की रफ्तार पॉजिटिव तो पीछे की रफ्तार, अरे क्लियर है? यस सर। चलो ये बताओ M1 कितना है? 2 kg। रफ्तार कितनी हो गई? 5। M2 कितना है? M2 कितना है? 3। और रफ्तार निकाल ली है ना? यस सर। क्या होगा? V2 बराबर कितना? प्लस की माइनस? -3.33 मीटर पर सेकेंड। हम कहां से बैठ के देख रहे हैं? कहां से? सेंटर ऑफ। क्या 5 मेरी तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव रफ्तार है, और ये मेरी तरफ आ रहा है तो नेगेटिव रफ्तार है। एक प्लस एक्स में जा रहा था और एक माइनस एक्स में। ये आपको हमेशा सही रिजल्ट निकाल कर देता है, लेकिन ये अधूरा है। ये जो आप सीखे हैं ये अधूरा है। पूरा कैसे होगा? सुनिएगा। अगर हम कहें कि ये एक प्लेटफॉर्म है, सुनिएगा बहुत सिंपल सवाल है, कठिन बात नहीं है, बट वही है कि ध्यान चाहिए। अब हम कह रहे हैं कि ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे 2 चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। एक के ऊपर 10 माइक्रोकुलाम है, एक के ऊपर 20 माइक्रोकुलाम है। ऐसे सवाल देखने में बहुत कठिन होते हैं, लेकिन एक लाइन के सवाल होते हैं। हमने कहा कि ये प्लेटफॉर्म चल रहा है, सुनना, ये प्लेटफॉर्म चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, 5 मीटर पर सेकेंड से। अरे क्लैरिटी है? यस सर। इन दोनों को हमने यहां से फ्री छोड़ दिया। पास पास आएंगे दूर दूर जाएंगे, पास पास आएंगे दूर दूर जाएंगे। अरे दूर दूर जाएंगे ना।
क्या हमेशा m1v1 बराबर m2v2 ही बनाओगे क्या? अरे बात समझ पा रहे हो? चलो देखो, इसको अगर हम यहां से छोड़ देंगे तो क्या दोनों दूर दूर भागेंगे? यस। अच्छा, मैं ग्राउंड फ्रेम में बैठा हूं, सुनना ध्यान से। मैं ग्राउंड फ्रेम में बैठकर क्या ये कह सकता हूं कि 10 माइक्रोकुलाम पीछे ही जाएगा? सोच के ध्यान से आंसर करना। क्या मैं ये कह सकता हूं कि पीछे ही जाएगा? सोचो, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर इसकी रफ्तार 2 आई, ये कितना है आगे? 5। क्या आगे लेके जाएगा? कितने से? 3 से। कितने से? पल्ले पड़ रहा है? पल्ले पड़ रहा है, यस। तो हम ग्राउंड फ्रेम में बैठकर ये बिल्कुल नहीं बता सकते कि 10 माइक्रोकुलाम कहां जाएगा और 20 माइक्रोकुलाम कहां जाएगा। कहा गया फाइंड ये ए है, ये बी है, इसका मास 2 kg है, इसका मास 3 kg है। कहा गया फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए when the velocity of b is 5 meter per second with respect to trolley, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में कितनी रफ्तार है बी वाले की? 5 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात समझ रहे हो कि इन दोनों को जोड़ने वाली एक लाइन है? अरे है कि नहीं है सर। क्या इसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है? सोचो 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 सोचो, ट्रॉली चल रही है कि नहीं? कितने से चल रही है? 5 मीटर पर सेकेंड। हम कहां बैठ गए? सेंटर ऑफ मास पे। कहां बैठ गए? सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास पे बैठ के जब हम बी को देखे हैं तो रफ्तार कितनी नजर आई है? 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड। अरे क्लैरिटी है? नहीं आया? आया जी? तो हमको इसकी रफ्तार कितनी नजर आएगी? तो सवाल खट से बनना चाहिए कि सर क्या सर? बोलो 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 बोलो। m1v1c बराबर क्या? m2v2c। क्या माइनस लगाना जरूरी है? यस। अरे जरूरी है ना। m1 कितना है? 2। m1 कितना है? 2। v1c निकालना है ना? यस सर, v1c निकालना है। m2 कितना? 3। v2c 5। 3 बचे 15। तो v1c कितना है? -7.5 मीटर पर सेकेंड। अरे क्लैरिटी है? ये बताओ यहां क्या पूछा है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए। कोई रेफरेंस फ्रेम दिया है? मतलब कौन से फ्रेम में? कौन से फ्रेम में? अरे गधेड़ो, ग्राउंड फ्रेम में। जब कोई फ्रेम ना दिया हो तो कौन सा फ्रेम? कौन सा फ्रेम? ये कौन सा फ्रेम मिला है? कौन सा? सेंटर ऑफ। क्या ये लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? अरे लिख सकते हो ना। वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना है? -7.5। अरे पल्ले पड़ा ना। इस नेगेटिव का ये महत्व है। यहां क्या लिखा जाएगा? -7.5। और ये क्या है? v1। और c कितना है? 5। तो v1 कितना होगा? -7.5 -5। हाँ -5। सॉरी शक्तिमान। -5। तो v1 बराबर कितना? -2.5 मीटर पर सेकेंड। ये सवाल है ना मित्र। तुमसे ये थोड़ी पूछेगा m1v1 बराबर m2v2 कर दो यार। और अगर तुम केवल m1v1 बराबर m2v2 रट के गए हो तो ये सवाल कभी नहीं बना पाओगे। और जो तुम निकालोगे ना, ये 7.5, यही पहला ऑप्शन होगा मित्र। कोई सवाल में दम नहीं है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन हमको फ्रेम का सही ज्ञान होना चाहिए। अरे क्लैरिटी है? क्लियर है? अभी इस पर और पीएचडी बाकी है। ये अगर समझ आ गया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बहुत आसान। ये वही है, m1v1 बराबर m2v2 करते हो ना, p इनिशियल बराबर p फाइनल। ये वही किए हैं, बस सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में गया है। क्लैरिटी है? तो लेक्चर बहुत भारी तो नहीं हुआ? ये वाला पोर्शन यहीं से हम शुरू करेंगे, यहां तक
थोड़ी मेहनत करके आना। अरे आओगे ना? मिलते हैं अगली क्लास में। बोले भारत माता की जय।